Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 352 ये मेरी बहन नहीं है, खुशी के पल। पर उनकी असिस्टेंट ने कॉल उठाकर कहा कि उनकी बॉस को उनसे मीटिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी आपकी बेटी की रेपुटेशन इतनी घटिया है कि कोई आपसे मिलने को तैयार नहीं होगा। ऊपर से बस जूही को टारगेट किया गया है। तो इसका मतलब जूही ने ही इतने बड़े कंपनी की किसी बड़े इंसान को ऑफेंड किया है। आपने पति की बात सुनकर मधुलता हैरान हो गई। भले ही वो बिजनेस लाइन में कुछ नहीं जानती, पर वो जानती थी कि राजवंश कॉरपोरेशन और जी कॉरपोरेशन एशिया की सबसे बड़ी कंपनी था। अब आगे उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था भला वो क्यों जूही को टारगेट करेंगे। माधव और मधुलता ने ये नहीं सोचा कि इसमें उनकी भी गलती है। और उन्होंने भी शिवानी को कितना परेशान किया है, मारा है। वरना उनकी कंपनी बर्बादी के कगार पर क्यों पहुंच जाती। पर उन्हें तो पर नहीं था कि उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसलिए उन दोनों ने ही इस बात को शिवानी से कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं किया था। जूही रोते हुए अपनी गालों को सहलाते हुए बोली, मोम डैड मैं सच कह रही हूँ, मैं इतने बड़े लोगों को कैसे जान सकती हूँ जो मैं उन्हें नाराज करूंगी। पर माधव ने उसकी एक भी बात नहीं सुना और उसे गुस्से से घूर कर देखा। और बोला, याद करो कुछ दिन पहले तुमने किसे नाराज किया था या किसे बुली किया था। आपने डैड की बात सुनकर जूही याद करने लगी, कुछ दिन पहले उसने किसे बुली किया। उसे याद आया कि उसने तो बहुत सारे लोगों को कुछ दिनों में बुली किया था। अब उनमें से कौन उस पर बदला ले रहा है, कौन बड़े फैमिली से है, ये बात वो कैसे पता करे। उसे तो याद ही नहीं आ रहा था कि उनसे से कौन पावरफुल बैकग्राउंड से था। जूही कोई बेवकूफ तो नहीं थी, वो हमेशा सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चों को ही बुली करती थी। बड़े फैमिलीज की बच्चों को बुली करने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। नहीं डैड, मोम मैंने सच में किसी ऐसे इंसान को बुली नहीं किया है। वहीं पंकज, शिवानी को खाना सर्व करते हुए उन सब की नौटंकी को देख रहा था। उसकी होंठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। माधव जी ने अपने बेटे को देखा जो बिना कुछ कहे शिवानी के साथ खाने के लिए बैठ गया था। उन्हें पंकज पर भी गुस्सा आ रहा था जिसे इस सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो तो कभी कभी समझ नहीं पाता था कि उसका छोटा सा बेटा जो सिर्फ 18 साल का हुआ है, इस वक्त वो आखिर सोच क्या रहा है। पंकज कभी कभी उन्हें ऐसे देखता था जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। और यही बात माधव को बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि पंकज उसे ऐसी मजाकिया भाव से क्यों देखता था। पंकज हंसते हुए बोला, आप मुझे क्यों देख रहे हो, आपको अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अब जब आपकी बेटी ने इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और आपको बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है, बहुत मजा तो आ रहा होगा ना। जब प्रॉपर्टी नहीं होगा तो आप रास्ते में कटोरा पकड़कर भीख मांगते हुए कैसे लगेंगे, अब मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। इतना कहकर पंकज हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर माधव जी, मधुलता जी और जूही तीनों का चेहरा काला पड़ गया। वहीं शिवानी ने पंकज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि ये सब उसके भाई को सजा दे उसकी बात के लिए। माधव जी गुस्से से बोली, मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा कैसे हो सकता है, जो अपनी फैमिली की इस सिचुएशन में भी ऐसे नेगेटिव बातें बोल सकता है। क्या तुम सच में चाहते हो कि हम सब कंगाल हो जाए? भूलो मत तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो, अगर हम बर्बाद हो जाए तो तुम्हें भी ये लग्जरी लाइफ और पैसा कार कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुमने इस बारे में कभी अच्छे से सोचा है? तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, तुम क्या थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो? पंकज, मधुलता जी भी गुस्से से बोले, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, फिर भी तुम्हारा ऐसा रवैया बहुत गलत है। उनकी बात सुनकर पंकज हंसते हुए बोला, मैंने बहुत अच्छे से सोचा है। किसने आपको कहा कि आपकी इस झूठे दिखावा और लग्जरी लाइफ की मुझे जरूरत है? मैं जॉब करके अपनी दी का ख्याल रख सकता हूँ और आपसे तो बेटर लाइफ जी सकता हूँ। क्योंकि आपकी बीबी तो कुछ काम नहीं करती है और तब तो आज की तरह आपके पास स्टाफ रखने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। ना आप सबकी बेकार काम करने कर लिए मैं दी को आपके साथ रहने दूंगा। आपको खुद का काम खुद करना होगा। और रही आपकी बेटी की, तो उसे बस अलग अलग मर्दों के साथ रातें बिताना और पैसे उड़ाने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और भी आता होगा। इसलिए उसे तो कोई भी वेटर को जॉब पर भी नहीं रखेगा।
और अगर आप जॉब भी करेंगे तो भी इन दोनों को वो पैसा कम पड़ जाएगी। तो आपके पास भीख मांगना ही एक लास्ट ऑप्शन बचेगा। पंकज की बात सुनकर माधव और दोनों माँ बेटी का मुंह और भी काला पड़ गया। ये पंकज उनका ही बेटा और भाई था ना। फिर वो ऐसा क्यों है और ऐसे बात करता है जैसे उसे उन सबसे नफरत हो। पंकज, माधव जी गुस्से से चिल्लाए। पर इसका असर पंकज पर नहीं पड़ा। पर शिवानी जरूर डर के मारे कांपने लगी थी। क्योंकि उसे अपने डैड की गुस्से से डर लगता था। उसके डैड गुस्से से मारते थे जो शिवानी की दिल में छप गई थी। शिवानी ने पंकज को करीब कर लिया और बोली, पंकज प्लीज उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। पंकज ने शिवानी की तरफ देखा और वो समझ गया कि उसकी दी डर रही है कि कहीं उनके डैड उस पर हाथ ना उठा दे। उसने अपनी दी की हाथ को पकड़ा और बोला, दी आप इनसे डर क्यों रही हो, ये कंगाल हो जाए तो ही अच्छा है। वैसे भी मैंने गलत क्या कहा, आपकी बेटी की करतूत को तो पूरी दुनिया देख रही है। फिर माधव जी की तरफ देखकर बोला, अगर आपको गुस्सा निकालना है तो अपनी बेटी पर निकालिए। आपके पास बैल तो है ना, आप उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो अपनी लाडली बेटी पर। पहले तो आप दी पर इसका इस्तेमाल करते थे, तो अब अपनी बेटी पर इसका इस्तेमाल करके उसे देखने क्यों नहीं देते हो कि बैल से मार खाने में कितना मजा आता है। मुझे लगता है आपकी बेटी को मार खाकर बहुत अच्छा लगेगा। पंकज की बात सुनकर सब हैरान हो गए। मधुलता तो गुस्से और अविश्वास से अपने बेटे को देख रही थी। उसका बेटा क्यों ऐसा है, क्यों वो अपनी खुद की माँ और बहन का साथ नहीं देता है। जूही डर से पीला पड़ गई थी, उसके डैड ऑलरेडी गुस्से में है। कल से भूख की वजह से उसे बहुत वीक लग रहा था। ऊपर से उस अंधेरी रूम से बाहर आने के बाद से पता नहीं उसके डैड ने उसे कितना ही थापड़ मार दिया है। और उसका ये भाई अब ना सिर्फ उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बैल से मारने के लिए भी डैड को कह रहा है। उसे आपने इस बकवास भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या पंकज ने कभी भी उसे अपनी बड़ी बहन माना है? वो हमेशा उसे इग्नोर कर देता था। पहले तो वो उसे बचपन में राखी बांधने देता था, पर पता नहीं जब वो 12 साल का हुआ तब से वो तो उसे अपने हाथों में राखी बांधने भी नहीं दे रहा है। मधु जी गुस्से से बोली, पंकज तुम इतना मतलबी कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए कि जूही तुम्हारी इकलौती बड़ी बहन है, तुम कैसे उसे मार खिलाने की बात कह सकते हो? उनकी बात सुनकर पंकज बिना भाव के बोला, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, मेरी शिवानी दी। और आपकी बेटी, क्या ये बात तो आपको ही पता होगा कि वो मेरी बहन है कि नहीं? पंकज की बातों में कुछ अजीब था, जिस वजह से मधुरता की भौहें सिकुड़ गई। तभी माधव जी बोले, बस करो पंकज, अब बस बहुत हुआ, मुझे पता है तुम जूही को बहन नहीं मानते हो। फिर भी वो तुम्हारी बहन है, इसलिए अच्छे से बिहेव करो। उसे जो सजा देना है मैं दूंगा। उनकी बात सुनकर पंकज ने कंधे उचका दिया और बोला, ये मेरी बहन नहीं है, और मुझे अच्छे से बिहेव करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और स्टाफ से बोला, खाना ऊपर रूम में ले आओ, मैं और दी रूम में खाना खाएंगे। यहाँ इन सब के बकर बकर सुनकर हम ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। पंकज शिवानी को लेकर ऊपर चला गया। वहीं बाकी तीनों बस उन दोनों को जाते हुए घूर कर देख सकते थे। वहीं स्टाफ ने जल्दी से खाना लिया और देने के लिए ऊपर चली गई। माधव गुस्से से जूही को देखते हुए बोला, आज से जूही की सारी एक्सपेंसेस वो खुद उठाएगी, और घर में उसे स्टाफ को काम में मदद करनी होगी। उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी इस गलती को सुधार नहीं देती है। और इसे खाना भी सिर्फ 2 टाइम ही मिलेगा, उसे भी वही खाना पड़ेगा जो खाना स्टाफ के लिए बनता है। अगर इससे इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पंकज ने जो कहा उसे अजमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शिवानी को मैं उसकी गलती पर मार सकता हूं तो जूही को भी ने मार सकता हूं। इतना कहकर वो उन दोनों की कुछ और बात बिना सुने वहां से चला गया। उनके जाने के बाद जूही रोने लगी। मोम, ये डैड क्या कहकर गए हैं? मैं कैसे घर का काम करूं, ये तो उस शिवानी का काम है ना। तो मुझे क्यों ये सब करना है, और मैं स्टाफ का खाना नहीं खा सकती मोम? डैड मेरे साथ अपनी इकलौती प्रिंसेस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप डैड से कहिए ना वो ऐसी सजा ना दे। अपनी बेटी को रोते देख मधु को भी बहुत दर्द हो रहा था। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। अभी वो गुस्से में है, एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाए हम उनसे बात करेंगे। देखना वो तुम्हें बिल्कुल भी सजा नहीं देंगे।
आपनी मोम की बात सुनकर जूही थोड़ा शांत हो गई। पर वहीं मधुलता की दिल में तो डे से डर का तूफान सा उठ रहा था। पंकज की बातें उन्हें डरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में संजय जी मीता जी से बात करने के बाद बहुत एनर्जेटिक लग रहे थे और रुद्रांशी को पीठ पर बैठाकर घुमा रहे थे। रुद्रांशी भी उनके पीठ पर घूमते हुए एंजॉय कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। बाकी सब खुशी खुशी उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। कनक जी बोली, हमारी प्रिंसेस की हंसी इस घर में किसी गाना की तरह सुनाई देता है। कल्पना जी ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों बच्चों के जन्म के बाद ये घर और भी लाइवली हो गया था। पहले अखिलेश जी भी ज्यादातर ऑफिस में रहते थे, पर रुद्रांश और रुद्रांशी के साथ खेलने के लिए वो भी अब लगभग ऑफिस जाना ही बंद कर दिया है। दक्ष और नव्या भी ज्यादातर कॉलेज में रहते थे और बाद में देर से घर आते थे। पर अब वो दोनों भी कॉलेज से जल्दी चले आते थे और इसका रीजन रुद्रांश और रुद्रांशी थे। बच्चों के आने के बाद से उनका घर हमेशा भरा पूरा रहता था, जो कनक जी और कल्पना जी को सबसे खुशी भरा पल लगता था। मोक्ष उनका खड़ूस बेटा जिसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलता था, जिसे वो बस कभी कभी ही रात को या सुबह देख पाते थे। अब वो भी ज्यादातर घर से ही ऑफिस का काम करता था। रुद्र, एक बार चाचा बोलो तो। दक्ष ने रुद्रांश की हाथ को पकड़ रखा था और उसे चाचा बोलना सिखा रहा था। रुद्रांश आंखें छोटी करते हुए दक्ष को घूर रहा था। तभी दक्ष ने रुद्रांश के हाथ को छोड़ दिया। रुद्रांश की हाथ पर एक छोटा सा लेटर गैजेट था जिससे रुद्रांश ने दक्ष की हाथों में चुभा दिया था, ताकि उसका ये चाचा उसे बार बार चाचा बोलने के लिए परेशान ना करे, क्योंकि उसे अपनी मोम के पास जाना था, जो दूसरे सोफे पर उसके डैड की क्लोज बैठी हुई थी। रुद्रांश को सबसे ज्यादा बार बार एक बात बोलने से चिढ़ थी। इसका शिकार तो मोक्ष भी कभी कभी हो जाता था। रुद्र ने दक्ष को इग्नोर किया और धीरे से सोफे से उतर गया। अब वो चल पा रहा था, तो उसे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। वो धीरे धीरे सोफे को पकड़कर चलते हुए अपनी मोम के पास गया। वहीं बाकी सब रुद्रांश को देख रहे थे, जो अपने डैड से झगड़ा करने के लिए तैयार होकर जा रहा था। रुद्रांश जल्दी ईशानी की पैरों के पास गया और उसकी पैरों से लिपट गया। ईशानी, जो मोक्ष से कुछ बात कर रही थी, उसने नीचे अपने लाडले को देखा और उसे गोद में उठा लिया। रुद्रांश खुद को ठीक से अपनी मोम की गोद में एडजस्ट करके बैठ गया और मोक्ष की हाथ जो ईश्वनी की कंधे पर थे उसे झटक दिया।